हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ इस वीडियो में आपसे कोरियन वॉर के बारे में डिस्कस करूंगा। कोरियन वॉर के बारे में जानने से पहले एक बार कोरिया के मैप को देख लेते हैं, थोड़ा सा ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो ये है पूर्वी एशिया का मैप, इसमें है चाइना और ये है जापान, और इन दोनों के बीच में स्थित है कोरिया। उत्तर और दक्षिण कोरिया, ये है उत्तर कोरिया, ये है दक्षिण कोरिया। तो इन दो बड़े देशों के बीच में होते हुए भी कोरिया ने अपनी एक अलग संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी एक अलग पहचान बनाए रखी बहुत सालों तक। ये पूरा इलाका कहलाता है कोरियन पेनिनसुला। तो ये है कोरियन पेनिनसुला, और इस कोरियन पेनिनसुला की एक और है सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान स्थित है जापान और कोरिया के बीच में, और दूसरी ओर कोरिया और चाइना के बीच में कौन सा समुद्र है? ये है येलो सी। तो येलो सी स्थित है चाइना और कोरिया के बीच में। आपको इस तरह के सवालों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यूपीएससी पिछले कुछ सालों से ज्योग्राफी पे इसी तरह के सवाल पूछ रही है कि कौन से कंट्रीज़ के बीच में या फिर कौन से सी के बीच में कौन सा कंट्री है। तो आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि विच इज़ दी कंट्री सिचुएटेड बिटवीन येलो सी एंड सी ऑफ जापान। तो आपका आंसर क्या होगा? या तो साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया। और इसी के साथ कोरियन पेनिनसुला के दक्षिण में कौन सा समुद्र है? वो है ईस्ट चाइना सी। तो तीन नाम आपको याद रखने हैं: येलो सी, ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान। इस सी ऑफ जापान को कई बार ईस्ट सी भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये है ईस्ट चाइना सी क्योंकि ये चाइना के ईस्ट में स्थित है, और ये है ईस्ट सी या फिर सी ऑफ जापान। उसके अलावा एक छोटा सा स्ट्रेट है जिसका नाम है कोरियन स्ट्रेट, यानी कि ये कोरिया और जापान के बीच में है, कोरियन स्ट्रेट। इसे भी याद रखिए। और हो सके तो जापान के 4 आइलैंड्स का नाम होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये चारों आइलैंड्स के नाम भी याद रखिए। और इन सब में से सबसे बड़ा है होन्शु। बात जापान की आई है क्योंकि जापान कोरिया की हिस्ट्री में थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। जापान ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अपने आसपास के कई देशों पे हमला करा और उन पे कब्ज़ा जमा लिया था, और इसी में 1910 में उन्होंने कोरिया, किंगडम ऑफ कोरिया पे भी अपना कब्ज़ा कर लिया। किंगडम ऑफ कोरिया पिछले 1000 सालों से एक अलग साम्राज्य था, इंडिपेंडेंट था, और इस पे 1910 में जापान ने 35 साल तक राज किया, 1945 तक, जब तक द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म नहीं हो गया। जापान का जो ये राज था ये बहुत ही ऑप्रेसिव था, और कोरिया के लिए इन्होंने कोरिया में कई बदलाव लाने की कोशिश करी। जैसे कोरिया के लोगों की भाषा, उनका कल्चर, वो पूरी तरह से उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी, और इसी कारण से जापान से कोरिया के लोग काफ़ी नफ़रत करने लग गए, और ये आज भी उनके रिश्तों में एक कड़वाहट रहती है थोड़ी सी जापान और कोरिया के बीच में। एक और बहुत बड़ा कारण था कंफर्ट विमेन। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्या हुआ था कि जापान के जो सोल्जर्स थे उनके लिए कोरिया की महिलाओं को सेक्स स्लेव्स की तरह इस्तेमाल किया गया, और इन्हें कहा गया कंफर्ट वुमेन। तो ये जो कंफर्ट वुमेन का मुद्दा है, इसके कारण जापान ने कोरिया से माफ़ी भी मांगी है, लेकिन इसके बावजूद आज भी इनके बीच में ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा रहता है। अब हम आएंगे वर्ल्ड वॉर 2 पे। तो 1945 में ये वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ जब जापान के 2 शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराए गए अमेरिका द्वारा। जैसे ही ये एटम बम गिरे, जापान ने सरेंडर कर दिया। कोरिया में उस वक्त किसका राज था? जापान का। तो जापान ने कोरिया में भी सरेंडर किया, और वहाँ पे किसने सरेंडर उनसे करवाया? एक और तो आई यूएसएसआर की आर्मी, सोवियत संघ की आर्मी उत्तर से, और दूसरी तरफ दक्षिण से आई अमेरिका की आर्मी। तो इस मैप में आप देखिए ये यहाँ पे रशिया है, यूएसएसआर है। तो यहाँ से यूएसएसआर की आर्मी आई और यहाँ पे जापान से अमेरिका की आर्मी आई, और इस एरिया में उन्होंने कोरिया पे अपना कब्ज़ा कर लिया। और इन दोनों ने, यूएसएसआर और यूएसए ने आपस में ये तय किया कि हमारी आर्मीज़ 38th पैरेलल जो कि लाइन है उस पर आकर रुक जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कोरिया का एक डी फैक्टो डिवीज़न हो गया। इसी वक्त कोरिया 2 हिस्सों में बट गया। हालांकि इनका ये नहीं करने का कोई इरादा नहीं था कि हम इसे 2 देश बनाएंगे परमानेंटली। इनका ये कहना था कि अभी फ़िलहाल के लिए हम इस पर कब्ज़ा कर लेते हैं, और जब तक इनमें चुनाव नहीं होते फिर से डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेंगे, तो ये अगले 5 साल के अंदर अंदर हम इसे फिर से रीयूनाइट कर देंगे। क्योंकि उस वक्त वहाँ जापान का कंट्रोल था, तो उनका पहला उद्देश्य क्या था? जापान का वहाँ से कंट्रोल पूरी तरह से हटा देना।
तो ये था कोरिया का डिवीज़न, ये है 38 पैरेलल। और इसके बाद उत्तरी कोरिया जो कि यूएसएसआर के कंट्रोल में था, उसका कैपिटल बन गया प्योंगयांग। और ये जो यूएसए के कंट्रोल में था दक्षिण कोरिया, इसका कैपिटल बन गया सियोल। और इस उत्तर कोरिया का नाम आगे चल के क्या बन गया, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स कोरियन रिपब्लिक DPKR। और दूसरी ओर ये बन गया रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये है दक्षिण कोरिया। तो अब आप देखेंगे कि ये यूएसए के फेवर में है, ये यूएसएसआर। जब यहाँ पे यूएसएसआर का कब्ज़ा है तो यहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार बनी, और यहाँ दक्षिण में जो सरकार बनी वो यूएसए को फेवर करती थी और वो एंटी कम्युनिस्ट थी। इसी वक्त शीत युद्ध भी शुरू हो रहा था, और 1949 में चाइना में जो सिविल वॉर चल रहा था उसमें कम्युनिस्टों की जीत हुई। और कम्युनिस्ट ने जब वहाँ पे जीत हासिल करी तो अचानक से उत्तर कोरिया के पास में एक पड़ोसी देश था जो कि कम्युनिस्ट था और उसका सपोर्टर था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि कोरियन वॉर में चाइना का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा रोल था। दूसरी ओर इसी वक्त यूएसएसआर ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया। 1945 में सबसे पहले यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया था और उसके बाद उन्होंने उसे जापान में इस्तेमाल किया, और यूएसएसआर ने कुछ साल बाद ही अपना पहला न्यूक्लियर वेपन बनाया। और इसके कारण एक चीज़ हो गई, अगर ये न्यूक्लियर वेपन नहीं बनता तो हो सकता है कि यूएसएसआर की फ़ौज भी सीधे सीधे तौर पर अमेरिका से लड़ाई लड़ लेती, लेकिन यूएसएसआर ने अपनी डायरेक्टली आर्मी नहीं भेजी। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी आर्मी भेजते यूएसए से लड़ने के लिए इस कोरियन वॉर में, तो यहाँ पे होता म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि अगर एक कंट्री दूसरे पे न्यूक्लियर वेपन से हमला करती है, अगर अभी तक क्या देखिए, यूएसए के पास ही कैपेबिलिटी थी कि वो यूएसएसआर पे न्यूक्लियर वेपन से हमला कर सकता है, लेकिन अब यूएसएसआर के पास भी एक कैपेबिलिटी है कि वो भी अमेरिका पे न्यूक्लियर हथियार से हमला कर सकता है। तो इसीलिए म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि अगर एक हमला करेगा तो दूसरा भी करेगा, तो इन दोनों का खात्मा तय है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में डायरेक्ट लड़ाई कभी नहीं हुई, और यही कारण है कि ये कोल्ड वॉर हमेशा कोल्ड रहा, ये कभी हॉट नहीं हुआ। अब हम फिर से कोरिया पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे यूएसएसआर और अमेरिका का कब्ज़ा था, दोनों उत्तर और दक्षिण कोरिया पे। तो दोनों ने 48 में वहाँ पे अपनी अपनी सरकारें हटा ली, और 48 में दक्षिण कोरिया में चुनाव करवाए गए, और वहाँ पे सिंगमैन री चुनकर आए। और ये हैं सिंगमैन री, ये अमेरिका को फेवर करते थे और ये कम्युनिज़म के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, इन्हें एंटी कम्युनिस्ट थे ये, ठीक है। तो इन्हें कम्युनिज़म बिल्कुल पसंद नहीं था। दूसरी ओर यूएसएसआर ने उत्तरी कोरिया से अपना कब्ज़ा हटा लिया और वहाँ पे कोई चुनाव नहीं कराया, उन्होंने सीधे ही किम इल संग को अपना वहाँ पे नेता उन्होंने चुन लिया, और उत्तरी कोरिया इनके अंडर में छोड़कर यूएसएसआर वहाँ से हट गया। तो दक्षिण में कौन है? किम इल संग, जो कि एक कम्युनिस्ट हैं, इनकी विचारधारा कम्युनिज़म की है। इन्होंने कई साल सोवियत संघ में बिताए थे और इन्होंने कम्युनिज़म की जो विचारधारा है उसको ये पूरी तरह से फॉलो करते थे। तो ये थे कम्युनिस्ट, ये थे एंटी कम्युनिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर और दक्षिण के बीच में तनाव होगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो इनका ये मानना था, दक्षिण कोरिया के जो लीडर हैं सिंगमैन री, इनका मानना था कि पूरा कोरियन पेनिनसुला एक है, ये पूरा हमारा है, इसमें कोई दो विभाजन नहीं होंगे। ये जो दक्षिण कोरिया की सरकार है इसका क्लेम है कि ये पूरा कोरिया पे हमारी सरकार होनी चाहिए। और दूसरी ओर सेम क्लेम ये नॉर्थ कोरिया वाले भी कर रहे थे। किम इल सुंग, उनका कहना था कि ये सिंगमैन री तो गलत हैं, ये जो चुनाव हैं ये फर्जी चुनाव हुए हैं, पूरे कोरियन पेनिनसुला पे हमारा कब्ज़ा होना चाहिए, हमारी सरकार होनी चाहिए। इसी के कारण दोनों के बीच में काफ़ी तनाव था। अब आपको मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि इस वक्त साउथ और नॉर्थ कोरिया के लीडर्स कौन हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, देखते हैं आपको पता है या नहीं। फिर से आते हैं 1948 से 1950 के बीच के वक्त पे। तो इस 2 सालों में, इन 2-3 सालों में नॉर्थ कोरिया की आर्मी काफ़ी स्ट्रांग हो गई। क्यों? क्योंकि उसे यूएसएसआर सप्लाई कर रहा था टैंक्स, वेपन्स, राइफल्स, AK-47 इन सब से। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया की आर्मी काफ़ी वीक थी। क्यों? क्योंकि यूएसए इन्हें ज़्यादा हथियार सप्लाई नहीं करना चाहता था, यूएसए इन्हें हथियार सप्लाई करने से कतरा रहा था। और हालांकि कुछ पिस्टल्स या छोटे मोटे हथियार किए थे, लेकिन टैंक जैसे इंपॉर्टेंट वेपन, जो कि एक आर्मी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टैंक, वो इन्हें दिए ही नहीं गए। तो इसीलिए नॉर्थ की आर्मी 1950 तक बहुत स्ट्रांग हो चुकी है और इसने साउथ पर हमला कर दिया 25 जून 1950 को।
और इनका लक्ष्य क्या था कि पूरे कोरियन पेनिनसुला को यूनिफाई कर देंगे, यानी कि हमारा जो अखंड कोरिया है उसे हम फिर से एक कर देंगे। जैसे ही ये हमला हुआ, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास होता है कि हम दक्षिण कोरिया की मदद करेंगे। कैसे? मिलिट्री भेजकर, यूएन फोर्सेस भेजकर। और इस यूएन फोर्सेस में इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कमांड फॉर कोरिया। इस यूनाइटेड नेशंस में सबसे ज़्यादा सैनिक किसके थे? अमेरिका के। इस फ़ौज में, यूनाइटेड नेशंस की फ़ौज में 90% सैनिक तो अमेरिका के ही थे। तो मैं आगे जब भी ये फ़ौज की बात करूँगा तो आप यूएसए ही समझना, मैं आगे यूएसए ही बोलूँगा, लेकिन इसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, टर्की, इन सब देशों के भी सैनिक शामिल थे। यूएसएसआर इस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के खिलाफ वीटो नहीं कर पाया। क्यों? वो वीटो इसलिए पास नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे यूएसएसआर मौजूद ही नहीं था सिक्योरिटी काउंसिल में। वो उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल का बहिष्कार कर रहा था। कारण, यूएसएसआर का कहना था कि जो अभी अभी चाइना में सिविल वॉर ख़त्म हुआ है 1949 में, तो उसमें 2 देश बने हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि कम्युनिस्ट है, और दूसरी ओर है रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान जो कि नेशनलिस्ट हैं और वो अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। तो ये वीटो पावर किसके पास था? रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास। क्यों? क्योंकि पहले पूरे चाइना पे इनकी सरकार थी, लेकिन ये 1949 में हार गए और हार कर इनकी सरकार ताइवान के आइलैंड पे चली गई और अब पूरे चाइना पे किसका कब्जा है? कम्युनिस्टों का। तो यूएसएसआर का कहना था कि ये वीटो पावर इन्हें दिया जाए और दूसरे देश ऐसा मानने को तैयार नहीं थे, इसीलिए यूएसएसआर उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल का बहिष्कार कर रहा था। तो देखिए, नॉर्थ की आर्मी ज़्यादा पावरफुल थी, इसीलिए उन्होंने लगभग पूरे दक्षिण कोरिया पे अपना कब्ज़ा कर लिया सिवाय बुसान शहर के। आपको मैप में समझाऊंगा मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये है उत्तर कोरिया और उस वक्त ये था इनका बॉर्डर 38 पैरेलल। तो यहाँ से इन्होंने साउथ में आते हुए इतने से एरिया को छोड़कर, ये है बुसान शहर, यहाँ पे दक्षिणी तट पे स्थित है बुसान। तो इतने से एरिया को छोड़कर बाकी पूरे कोरियन पेनिनसुला पे किसका कब्ज़ा हो गया था? उत्तर कोरिया की आर्मी का। ठीक है, लेकिन उसके बाद यूएसए और यूएन की जो फ़ौज थी वो यहाँ पे उनकी मदद के लिए आए और जनरल डगलस मैकार्थर, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत ही फेमस जनरल थे जिन्होंने अमेरिका को जीत दिलाई थी इस पूरे पैसिफिक आइलैंड वाले इलाके में। इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, यहाँ से बोट्स लेकर हमला करेंगे। कहाँ? सीधा यहाँ इंचॉन में। ये है इंचॉन, सियोल के एकदम पास में स्थित है ये शहर। सियोल कैपिटल है और इंचॉन इसके पास में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है। तो इंचॉन में हम हमला करेंगे सीधा और यहाँ से इस एरिया पे कब्ज़ा कर लेंगे। इसका क्या मकसद है कि जो उत्तर कोरिया की जो आर्मी है उनकी सप्लाई लाइन को हम तोड़ देंगे। तो जब यहाँ बीच का रास्ता ही इनके पास आ जाएगा तो साउथ में आराम से इन्हें हरा दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ। ये इनका जो एम्फीबियस असॉल्ट था ये बहुत सक्सेसफुल हुआ। इसके कारण जनरल डगलस मैकार्थर और बड़े हीरो बन गए अमेरिका में कि इनका प्लान बहुत ही सक्सेसफुल था और तुरंत कुछ ही टाइम के अंदर अंदर ये पूरा इलाका इन्होंने, दक्षिण कोरिया का जो इलाका है ये उत्तर कोरिया से आज़ाद करवा दिया। लेकिन डगलस मैकार्थर इतने पे ही नहीं रुके। उन्होंने 38 पैरेलल को क्रॉस करते हुए उत्तर की ओर हमला किया और नॉर्थ कोरिया की आर्मी को और पीछे धकेलते गए और वो यहाँ तक पहुँच गए। कहाँ तक? चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर तक। चाइना और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर जो है, यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है यालू रिवर। इसका नाम है यालू रिवर। ये यालू नदी तक पहुँच गए और यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे आने के बाद इन्हें प्रेसिडेंट ने बोला कि आप इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं, आप तो 38 पैरेलल पे रुक जाइए। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा, ट्रूमैन। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे उस वक्त? हैरी एस ट्रूमैन। तो ट्रूमैन ने कहा कि आप वहाँ तक क्यों जा रहे हैं, अगर आप यहाँ जाते हैं तो हो सकता है यूएसएसआर हमला कर दे, चाइना वापस इस लड़ाई में आ जाए, तो दोनों कम्युनिस्ट देशों का इस लड़ाई में शामिल होने की आशंका है, तो आप इतना आगे तक मत जाइए। लेकिन डगलस मैकार्थर ने ट्रूमैन की, अपने राष्ट्रपति की नहीं सुनी और वो काफ़ी आगे तक बढ़ गए। और जैसा कि अंदेशा था वैसा ही हुआ। जैसे ही यहाँ पे जो ये अमेरिकन आर्मी है यहाँ यालू रिवर तक पहुँची, चाइना ने अपनी फ़ौज को इस लड़ाई में झोंक दिया और चाइना ने बहुत सारे सैनिक अपने इस लड़ाई में शामिल किए और कई लाख सैनिक इस एरिया पे आ गए और यहाँ से यूएन फोर्सेस को भागना पड़ा और वो रिट्रीट करते गए और फिर से दक्षिण कोरिया, सियोल भी हार गए और यहाँ तक पहुँच गए। यानी कि देखिए, उत्तर कोरिया की जो फ़ौज है, अब उत्तर कोरिया नहीं, अब चाइना की फ़ौज आ गई थी। तो चाइना की जो आर्मी थी वो यहाँ पे अंदर आ गई। और इसका कारण क्या था? चाइना ने इस लड़ाई को क्यों ज्वाइन किया? तो देखिए, इसके कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि कम्युनिस्ट दोस्त हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी एक कम्युनिस्ट देश था और चाइना भी कम्युनिस्ट हो चुका था, तो इनकी मदद के लिए एक अपना पड़ोसी धर्म निभा रहे थे। दूसरी बात,
माओ जेडोंग जो हैं उनका ये मानना था कि अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया में एंटर हो चुका है तो अब वो यहाँ नहीं रुकेगा, वो यालू रिवर क्रॉस करके हम पे भी हमला कर देंगे। तो इसीलिए माओ जेडोंग ने कहा कि नहीं, अगर हम पे हमला होगा तो इससे पहले हम हमला करके इन्हें पीछे धकेल देते हैं। और इसमें ये सक्सेसफुल हुए। इन्हें कुछ ही समय में सियोल पे फिर से कब्ज़ा कर लिया, यानी कि दक्षिण कोरिया के कैपिटल पे, और दक्षिण कोरिया में पहुंच गए। तो यहाँ पे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं जो मैंने आपको मैप पे समझाया। सितंबर 1950 में यूएस फोर्सेस ने आउटफ्लैंक मनूवर किया डगलस मैकार्थर के अंडर में एम्फीबियस लैंडिंग्स इंचॉन में, और सियोल को फिर से अपने कब्जे में लिया। उसके बाद यूएन फोर्सेस उत्तर की ओर बढ़ती गई, यालू रिवर तक पहुंच गई। जैसे ही वहां पहुंची तो उसी वक्त चाइना लड़ाई में कूद पड़ा और उसने यूएन फोर्सेस को पीछे धकेला, और 2 महीने के अंदर अंदर वो सियोल फिर से जीत चुके थे। लेकिन अप्रैल आते आते, अब कौन सा साल आ गया है, 1951, तो अप्रैल आते आते यूएन फोर्सेस ने फिर से सियोल पे कब्जा कर लिया था। और अब डगलस मैकार्थर जो कि इतने एडवांस आगे बढ़ चुके थे और ये न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने की बातें कर रहे थे, इन्होंने कहा था कि चाइना के ऊपर हमें न्यूक्लियर एटम बॉम्ब गिरा देना चाहिए। तो इस तरह की बातें कर रहे थे। तो यूएस प्रेसिडेंट ने फाइनली इन्हें वापस बुला लिया कि अब आपके पास कमान नहीं रहेगी। और इन्हें वापस बुलाने के बाद क्या होता है कि जो नए जनरल आए वो लड़ाई उसी एरिया में करते रहे। 38 पैरेलल को उन्होंने ज़्यादा क्रॉस नहीं किया। अब देखिए, ना तो यूएस चाहता था कि हम 38 पैरेलल क्रॉस करके ज़्यादा ऊपर जाएं, ना ही चाइना के पास इतनी आर्मी या इतने रिसोर्सेज थे। चाइना के पास इंसान तो बहुत थे, आदमी तो बहुत थे लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन उनके पास ज़्यादा हथियार या ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ना वो नीचे आने की कैपेबिलिटी रखते थे और ना ये ऊपर जाना चाहते थे उत्तर कोरिया में। तो इसीलिए एक स्टेलमेट डेवलप हो गया। स्टेलमेट का मतलब कोई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लड़ाई वहीं पे है, यथास्थिति बनी हुई है। और ऐसा 2 साल तक चलता रहा। और ये किस एरिया में हो रहा था, 38 पैरेलल, यानी कि जो पहले का बॉर्डर था, लड़ाई फिर से वहीं पे आकर रुक गई। अब 27 जुलाई 1953 को, यानी कि लगभग 2 साल के उस स्टेलमेट के बाद एक आर्मिस्टिस साइन होता है, एक युद्ध विराम का जो समझौता है वो साइन होता है। और इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल था। जवाहरलाल नेहरू जो कि गुटनिरपेक्ष देशों के बहुत ही बड़े लीडर थे, उनका कहना था कि ये प्रॉक्सी वॉर रुकना चाहिए। जो ये अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, इसे हम रोकना चाहिए। और इसमें भारत ने बहुत कोशिश करी कि शांति समझौता हो जाए। और फाइनली जो भारत का दिया हुआ तैयार किया हुआ जो पूरा प्लान था, उसे ही यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट किया और एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया गया। ये डीमिलिटराइज्ड जोन क्या था, देखिए, अगर ये लड़ाई ऐसे चल रही है तो उत्तर कोरिया की सेना इस लड़ाई की जो लाइन है वहाँ से 2 किलोमीटर पीछे हट गई, और दक्षिण कोरिया की फ़ौज भी 2 किलोमीटर पीछे चली गई। यानी कि अमेरिका 2 किलोमीटर पीछे चला गया और चाइना भी 2 किलोमीटर पीछे चला गया। इस तरह से एक 4 किलोमीटर का डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया गया बॉर्डर के, और इसे ही बॉर्डर मान लिया गया। ठीक है, तो ये है 4 किलोमीटर एक्सक्लूजन जोन, इसे कहते हैं DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक पीस ट्रीटी नहीं है, यानी कि ये शांति समझौता नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में सिर्फ एक युद्ध विराम समझौता हुआ था, ना कि फाइनल पीस ट्रीटी। तो ऑफिशियली अभी भी ये दोनों कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं ऑन पेपर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रोज़ वहाँ पे आज भी टैंक चल रहे हैं, लेकिन पिछले 65 सालों से आज भी ये लड़ाई जारी है। इसका अभी तक समाधान नहीं निकला है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 1948 का बॉर्डर है, 38 पैरेलल का, और लड़ाई के बाद बॉर्डर कुछ इस तरह से हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अगर आज आपसे कोई पूछे कि क्या उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 पैरेलल इज़ द बॉर्डर, नो, 38 पैरेलल अब बॉर्डर नहीं है, अब बॉर्डर चेंज हो चुका है। ये 1945 से 1950 के बीच में ये बॉर्डर था। तो आप देखेंगे कि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया। तो इतनी लड़ाई लड़ी गई 3 साल तक, लेकिन उसके बाद भी कोई ख़ास चेंजेस नहीं हुए। यहाँ पे डीमिलिटराइज जोन को थोड़ा और डिटेल में देख लीजिए। ये 38 पैरेलल की लाइन है और इसके आसपास ही है ये डीमिलिटराइज जोन, और इस पूरे एरिया के अंदर बहुत सारी माइंस बिछा रखी है दोनों ने, उत्तर और दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने। और इसके जो बाहर का जो इलाका है, यानी कि उत्तर कोरिया ने अपनी आर्मी यहाँ बिठा रखी है और दक्षिण कोरिया ने अपनी आर्मी यहाँ बिठा रखी है, और दोनों के सैनिक इस एरिया में पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़ौज नहीं ले जा सकते, आप सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए जा सकते हैं। ये समझौते के तहत तय हुआ था। और ये जो इलाका है, ये और ये दुनिया का सबसे हेवीली मिलिटराइज्ड जोन है, यानी कि पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा आर्मी किसी बॉर्डर पे तैनात नहीं है जितनी इस DMZ के आसपास तैनात है। तो इसीलिए इसे दुनिया का सबसे मिलिटराइज्ड बॉर्डर कहते हैं। आप देख सकते हैं इस फ़ोटो के अंदर कितनी ज़्यादा तारबंदी करी गई है, और
यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता। ये जो पूरा 250 किलोमीटर लंबा जो ये डीमिलिटराइज जोन है, यानी कि देखिए आप 250 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा, तो लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है, इसमें कोई गांव नहीं है, कोई शहर नहीं है, कोई इंसान नहीं रहता। तो यहाँ पे कई तरह के जो एंडेंजर्ड जानवर हैं वो बहुत फल फूल रहे हैं। तो ये एक सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं वहाँ की एक एंडेंजर्ड गोट स्पीशीज़ है वो नज़र आ रही है। तो इस तरह की कई सारे जानवर हैं वो फिर से फल फूल रहे हैं वहाँ पे। तो युद्ध के कई सारे अलग तरह के परिणाम भी कई बार हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे वॉर क्राइम्स की। इस लड़ाई में बहुत वॉर क्राइम्स हुए, बहुत सिविलियंस मारे गए। देखिए जब भी लड़ाई में वॉर क्राइम यानी कि सिविलियन डेथ कब ज़्यादा होगी, जब आर्मी सिर्फ आर्मी से नहीं लड़ती है, सोल्जर से नहीं लड़ता, वो सिविलियंस के ख़िलाफ़ भी लड़ाई लड़ता है। और कई बम गिराए गए। तो इस बमबारी में और इतने बार अटैक हुआ सियोल जैसे शहर पे, देखिए सियोल 4 बार उस पर अटैक हुआ। तो इस कारण से कई सारे सिविलियंस मारे गए। लगभग 25 से 30 लाख सिविलियन दोनों उत्तर और दक्षिण कोरिया के मिलाकर इस लड़ाई में मारे गए। तो अब आपको ऐसे तो नहीं लगेगा कि ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अगर आप आबादी देखें तो उस वक्त उत्तर कोरिया की आबादी थी लगभग 9 मिलियन 1945 में, और दक्षिण कोरिया की 16 मिलियन। तो लगभग 25 मिलियन या फिर 2.5 करोड़ आबादी में से 25 लाख लोग अगर मारे जाएं, तो ये हर 10 में से एक व्यक्ति इस युद्ध में मारा गया। उसके अलावा 10 लाख सोल्जर्स ये भी इस युद्ध में शहीद हुए, जिनमें से 35,000 तो अमेरिका के थे और बाकी चाइना, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई कहता है 2 लाख सैनिक, कोई कहता है हमारे 4 लाख सैनिक, कुल मिला के 10 लाख के आसपास ये आंकड़ा आता है। तो आप देखिए 35 लाख लोगों की इस युद्ध में मौत हुई, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, इतने सारे हथियार, इतने सारे वेपन्स, इन सब में पैसा तो लगता ही है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ? ना तो कोई ख़ास जोग्राफिकल चेंज आया, ना कोई पॉलिटिकल चेंज आया। थोड़ा सा साउथ कोरिया का एरिया बढ़ गया, हल्का सा, आपने देखा होगा इस मैप में। बाकी ये एरिया हल्का सा साउथ कोरिया को इसका फ़ायदा हो गया, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ कोरिया को हुआ। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। पॉलिटिकली कोई चेंज नहीं आया। उत्तर कोरिया में पहले भी कम्युनिस्ट सरकार थी, अब भी कम्युनिस्ट सरकार है, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आया। तो इस युद्ध की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इम्पैक्ट है इस युद्ध का? कोरियन वॉर पहला वो इंस्टेंस था जब यूनाइटेड नेशंस ने मिलिट्री अपनी भेजी किसी भी देश के खिलाफ। पहले जो लीग ऑफ नेशंस था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ही यही मानी जाती थी कि उसने कभी किसी देश के खिलाफ आर्मी नहीं भेजी। लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस ने आर्मी भेजी तो दुनिया के सारे देशों को लगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दम है, कुछ बात है। दूसरा, ये पहला और आखिरी ऐसा इंस्टेंस है जब यूएसए और यूएसएसआर की जो सेनाएं हैं वो डायरेक्टली लड़ी थी। देखिए इस वीडियो में ही मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा मैं अपना स्टेटमेंट अमेंड करूँगा। यहाँ पे इनकी एयरफोर्स की आपस में डायरेक्ट फाइट हुई थी, यानी कि जो यूएसएसआर के प्लेन हैं जब वो बमबारी के लिए आते थे तो दूसरी ओर से अमेरिका के प्लेन भी उनसे लड़ाई लड़ते थे। तो इस तरह से ये जो प्लेन्स की डॉग फाइट होती है, अगर आप ये शब्द समझते हैं, डॉग फाइट एरोप्लेन की होती है कि एक प्लेन जो है वो दूसरे के पीछे पड़ जाता है, उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। तो ये इस युद्ध में पहली बार हुआ। यूएसएसआर ने अपने सैनिक नहीं भेजे थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया। और हाँ, उन्होंने वेपन्स सप्लाई किए, काफ़ी सारे हथियार सप्लाई किए, लेकिन आदमी नहीं भेजे, अपने सैनिक नहीं भेजे। सैनिक किसके थे? सारे चाइना के, उत्तर कोरिया की तरफ से, लेकिन यूएसए के सैनिक थे। थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन का यूज़ था, मैंने आपको बताया। डगलस मैकार्थर ने सजेस्ट किया था अमेरिकी प्रेसिडेंट को कि आप बम गिरा दीजिए इन पे, एटम बम चाइना के ऊपर। तो अगर ऐसा होता तो यूएसएसआर पक्का दक्षिण कोरिया पे फिर से बम गिराता। डोमिनो थियरी जो है यूएसए में इसके बाद काफ़ी प्रबलता से पेश करी गई। डोमिनो थियरी का मतलब है, जैसे देखिए ये 4 डोमिनो है, तो अगर ये गिरेगा नीचे तो ये भी गिरेगा, ये भी गिरेगा। ये डोमिनो थियरी है कि एक के बाद एक सारे ये ब्लॉक्स हैं ये गिरते जाएंगे, अगर एक ब्लॉक भी गिर जाता है तो ये है डोमिनो थियरी। इसका मतलब कि अगर एक देश कम्युनिस्ट बन जाता है तो उसके आसपास के सभी देश कम्युनिस्ट बन जाएंगे। और इसी थियरी के तहत यूएसए ने आगे जाकर वियतनाम में अपनी सेना भेजी ताकि वियतनाम कम्युनिस्ट ना बने। उनका ये मानना था कि देखिए हमने साउथ कोरिया को कम्युनिस्ट बनने से बचा लिया, तो इसीलिए जापान भी कम्युनिस्ट नहीं बना, नहीं तो क्या पता जापान कम्युनिस्ट हो जाता और दूसरे भी एशिया के देश कम्युनिस्ट हो सकते थे। तो ये डोमिनो थियरी इसी के बाद प्रबलता से पेश करी गई। हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन्स का इस्तेमाल। जेट प्लेन्स, ये जो टेक्नोलॉजी है जेट प्लेन की, ये पहली बार आई थी नई, और इस युद्ध में जेट प्लेन्स का इस्तेमाल हुआ। खास करके मिग 15 जो यूएसएसआर का प्लेन है, बहुत ही एडवांस्ड,
जेट प्लेन वो यूज़ हुआ। हेलीकॉप्टर का क्या इस्तेमाल था, जो घायल हुए सोल्जर्स थे उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाना। इसके कारण मेडिकल केयर बहुत इफ़ेक्टिव हो गया। जो घायल सैनिक थे उनके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता था। पहले तो कई दिन लग जाते थे एक घायल सैनिक को हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास पहुंचाने में। फाइनली इसे फॉरगॉटन वॉर कहते हैं अमेरिका में कई बार। फॉरगॉटन यानी कि इस लड़ाई को भुला दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसे पॉपुलर कल्चर में ज़्यादा डिपिक्ट नहीं किया गया। कैसे? कोई मूवी में या किसी टीवी शो में या किसी किताब में, कोई गानों में इसका ज़्यादा जिक्र नहीं होता अमेरिका में। आप देखिए, आप खुद सोचिए, आपको वर्ल्ड वॉर 2 की एक या दो मूवी तो याद आ ही जाएंगी। वियतनाम वॉर के बारे में हो सकता है आपने कभी एक या दो कोई मूवीज़ देखी हो, लेकिन आपने शायद ही कोरियन वॉर के ऊपर कोई मूवी देखी होगी या कोरियन वॉर किसी पिक्चर में दिखाया गया होगा। तो इसका कारण ये है कि ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाइयों के बीच में आया था, वर्ल्ड वॉर 2 और वियतनाम वॉर। तो इन दोनों के बीच में आया, इसलिए कहते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस यूएस की मेमोरी में इतनी नहीं है, वहाँ के लोगों की मेमोरी में। और पॉपुलर कल्चर ने इसे भुला सा दिया, किसी ज़्यादा इसका गुणगान नहीं किया गया इस युद्ध का। तो इसीलिए इसे कई बार फॉरगॉटन वॉर भी कहते हैं। अब हम देखेंगे उन दोनों कोरिया का क्या हुआ। तो देखिए, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया, जो कि उत्तर से ज़्यादा अलग नहीं था, वो भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री था, काफ़ी गरीब था। तो 20 सालों तक उसकी भी वही हालत रही। लेकिन 1970 के दशक में वहाँ पे एक इकोनॉमिक बूम आया। hyundai, सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो आज आप जिनके नाम सुनते हैं, ये दोनों दक्षिण कोरिया की ही कंपनीज़ हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और आज दक्षिण कोरिया एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में से एक है। और वहाँ पे 1987 में डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन हुआ और इसके बाद से वहाँ आज डेमोक्रेसी है पिछले 25 सालों से। उसके पहले डेमोक्रेसी नहीं थी। वहाँ भी एक तरह से डेमोक्रेसी नहीं, वहाँ पे भी टोटलिटेरियन रूल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक तरह से तानाशाही चलती थी। वहाँ के जो लीडर्स थे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं थे। दूसरी ओर DPRK यानी कि नॉर्थ कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, वो तो एक पूरी तरह से तानाशाही चल रही थी वहाँ पे। किसकी? किम इल संग की, जिन्हें किसने नेता बनाया था 1948 में? USSR ने। और ये कब तक नेता रहे थे? 1994 तक, यानी कि लगभग 46 साल तक इन्होंने कोरिया पे अपना एक छत्र शासन चलाया। इनके मरने के बाद इनके बेटे वहाँ के रूलर बन गए और उनके बेटे के बाद उनका पोता, जिसका नाम है किम जोंग उन, 2011 से ये लीडर हैं नॉर्थ कोरिया के। नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही अजीब तरह का देश है। देखिए, ये जो किम इल संग हैं, इन्होंने एक फ़िलॉसफ़ी दी थी जिसका नाम है जूची। इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली क्या है मुझे भी नहीं पता। जूची जो आपको बोलना है बोल लीजिए। इसके तहत इन्होंने कहा कि हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, यानी कि उत्तर कोरिया दुनिया के किसी देश पे डिपेंड नहीं करेगा। हमें हमारा जो अनाज है वो हम खुद उगाएंगे, ट्रेड जो है हम आपस में खुद ही करेंगे, किसी अन्य देश पे हम निर्भर नहीं रहेंगे। हालांकि ऐसा किसी देश के लिए दुनिया में पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया आज भी उसी ढर्रे पे चल रहा है। वहाँ पे कोई मोबाइल्स अलाउड नहीं है, कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ के लोग बाहर नहीं जा सकते। आप उत्तर कोरिया में हैं तो आप ज़िंदगी भर वहीं रहेंगे। किसी नागरिक को वहाँ पे बाहर जाने की अनुमति नहीं है, किसी का पासपोर्ट वीज़ा कुछ नहीं बनता है। ना ही बाहर के लोगों को इतनी आसानी से नॉर्थ कोरिया जाने दिया जाता है। बहुत मुश्किल से नॉर्थ कोरिया का वीज़ा मिलता है, और अगर आप वहाँ जाते भी हैं तो सरकार आपकी हर गतिविधि पर नज़र रखती है। उसके अलावा वहाँ पे चुनाव नहीं होते। कहने को चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो ये किम जोंग इल हैं और ये किम जोंग उन हैं, ये 99% वोट के साथ जीत जाते हैं। तो इस तरह का एक देश है नॉर्थ कोरिया। डेमोक्रेसी इंडेक्स जो कि हर साल एक रिपोर्ट निकलती है, उसमें नॉर्थ कोरिया कई सालों से लास्ट नंबर पे आ रहा है। 2016 की लिस्ट में नॉर्थ कोरिया 167 रैंकिंग पे था, यानी कि दुनिया का सबसे बदतर डेमोक्रेसी वाला देश है नॉर्थ कोरिया। तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया की हालत काफ़ी ख़राब है। इस मैप में आप देखेंगे नासा का ये एक मैप है जिसमें रात की रोशनी दिखाई गई है। तो दक्षिण कोरिया में देखिए आप कितनी रोशनी है। रोशनी का क्या मतलब है? डेवलपमेंट। तो नॉर्थ कोरिया ऑलमोस्ट पूरा अंधेरे में, सिर्फ एक उनका कैपिटल चमक रहा है प्योंगयांग, और यहाँ देखिए ये कैपिटल है, ये पूरा साउथ कोरिया। इतना ज़्यादा फ़र्क है, यानी कि यहाँ पे लाइट ही नहीं है, बिजली नहीं है। इतना पिछड़ा हुआ देश है उत्तर कोरिया। और इस पॉलिसी के कारण, उनकी जो ये पॉलिसी आपको मैंने बताई, इसके कारण उत्तर कोरिया में बहुत सारी फेमाइन आ चुकी हैं। फेमाइन मतलब भुखमरी। कई लाख लोग 1970 में, 90 के दशक में कई लाख लोग मारे गए, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था, कोई अनाज नहीं था, और सरकार कुछ भी इंपोर्ट नहीं करती। उनका जो ट्रेड है थोड़ा बहुत, वो सिर्फ़ और सिर्फ चाइना के साथ चलता है। नॉर्थ कोरिया सिर्फ चाइना के साथ डील करता है, डिप्लोमेटिकली, ट्रेड में, हर तरह से। तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया दुनिया से एक अलग थलग देश है।
जाते जाते एक फ़ोटो आपके लिए स्पेशल, अगर आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं तो इसका मतलब आप न्यूज़ बहुत ही अच्छे से देखते हैं, वेरी गुड। और अगर आप इसे नहीं पहचान पाए हैं तो प्लीज़ सर्च कीजिए एजेंट VX के बारे में, आपको अपने आप पता चल जाएगा ये कौन है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।